नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक जिसका नाम अर्थशास्त्र है उसका पहला चैप्टर पालमपुर की कहानी को मैं आज शुरू करने वाला हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम पालमपुर की कहानी है। ये पालमपुर जो है एक काल्पनिक गांव का नाम है। गांव का नाम है, कैसा है वो, काल्पनिक गांव है, यानी अपने मन से बनाया हुआ कोई गांव, जैसे कि कोई भी गांव ले लिया गया है वो, और उसके आधार पर हमने पूरी की पूरी एक गांव के अंदर होने वाली क्रियाकलाप के बारे में यहाँ पर पूरा स्टडी किया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो आप जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, हम पहले ही बताते हैं कि जो मेन चीज़ है वही हम बताएंगे इसके अंदर। कि जो पहला चीज़ है इसमें अवलोकन में हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और साथ में पालमपुर के गांव में का क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि गांव में कितने स्कूल हैं, कितने घर हैं, कितने परिवार रहते हैं। इसे ये हमारे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पेपर में पूछा जाएगा वो है गैर कृषि क्रिया। वो क्या है? गैर कृषि क्रिया, यानी खेती के अलावा गांव में और कौन कौन सी क्रिया की जाती है, वही क्रियाएं गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपके इस बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी, है ना। यानी ये सब क्रियाएं क्या होती हैं कि ये हम लोग खेती से संबंधित नहीं है, ये उससे बिल्कुल अलग हटके है। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, और ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या ये गैर कृषि क्रिया हो गया, है ना। क्या हो गया? पढ़ाना क्या है? गैर कृषि क्रिया है। खेती खेती करना कृषि क्रिया है। और जैसे कि कोई व्यक्ति गांव के अंदर साइबर कैफ़े खोलकर बैठा हुआ है, जो आपके फॉर्म भरता है, वो साइबर कैफ़े वाला भी क्या है? वो गैर कृषि क्रिया कर रहा होता है। तो याद रखेंगे, गैर कृषि क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो कृषि से संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है। चलिए आगे इसमें और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट पेज आ गया हमारे सामने कि उत्पादन का संगठन। उत्पादन का संगठन जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार का, जो 2024 में सॉरी 2024 में प्री हुआ था। उस प्री में ये दो टॉपिक से, इस टॉपिक से और इस टॉपिक से सवाल आया था। ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पहले ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। चलिए, किसी भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए, क्या करने के लिए? उत्पादित उत्पादित करने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। और उत्पादन होता क्या है? सबसे पहले कि जो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उसको क्या करना? बनाना उत्पादन कहलाता है। जो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कपड़ा हमारे लिए ज़रूरी है, क्या है? कपड़ा हमारे लिए ज़रूरी है, तो कपड़ा को बनाना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। ठीक है। तो हम कभी बोले हैं कि उत्पादन की जो उत्पादन संगठन है वो चार चीज़ों पे निर्भर करता है। तो देखिए इसमें पहली चीज़ क्या दिया गया है कि पहली चीज़ भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन। भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर जल, वन और खनिज ये भी जरूरी होता है। यानी याद रखेंगे, पहला जो आवश्यकता है वो क्या है? भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन। दूसरी आवश्यकता क्या है? श्रम। दूसरी आवश्यकता क्या है? श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे, जो लोग, यानी किसी भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि उस फैक्ट्री के अंदर, उस कंपनी के अंदर जो लोग काम करेंगे वो जरूरी हैं। और तीसरा सबसे आवश्यकता इसके अंदर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी। अब ये जो श्रम होता है वो श्रम भी कई तरह का है। श्रम भी क्या है? कई तरह का है। जैसे आप लोग देखेंगे एक शारीरिक श्रम हो जाता है ना, जो लेबर लोग काम करते हैं वो शारीरिक श्रम के अंदर आता है। जबकि एक होता है मानसिक श्रम। क्या होता है? मानसिक श्रम का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग, जो लोग, जैसे कि एग्जाम्पल, कि जैसे देखिए जो लोग जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो इंजीनियर होते हैं, है ना, जो इंजीनियर होते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो लोग मानसिक कार्य करते हैं। ठीक है ना, वो अपने दिमाग से कार्य करते हैं। तो जो श्रम भी होता है वो दो प्रकार का होता है। और देखिए भौतिक पूंजी भी यहाँ पर दिया गया है। तो भौतिक भौतिक पूंजी यानी जो पैसा लग रहा है, जो वहाँ पर प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित आगत यानी खर्च, यानी क्या बोलेंगे इसको? खर्च। ठीक है ना। जो प्रत्येक स्तर पर, जैसे आप कभी कोई चीज़ बनाने जाएं, जैसे कपड़ा बनाने जाएं, तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ जरूरी क्या है कि आपको कपास चाहिए, है ना। क्या चाहिए? कपास। और कपास को ले जाएंगे मिल, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में ले जाएंगे तो उस कपास से क्या बनेगा? धागा बनेगा। तो धागा बनेगा तो हर एक स्तर पे खर्चा हो रहा है।
हर एक इन जब कपास खरीदेंगे तो किसान को कपास के पैसे देने पड़ेंगे, कपास से जब धागा बनाएंगे तो वहाँ पर मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, और मशीन के साथ साथ में लेबर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी मजदूर भी होंगे। तो उनको हर एक स्तर पर खर्चा जो खर्चा आता है उसी को बोलते हैं भौतिक पूंजी। और भौतिक पूंजी भी दो प्रकार की होती है, भौतिक पूंजी भी दो प्रकार की। भौतिक पूंजी दो प्रकार कौन कौन सी? एक तो होती है स्थायी पूंजी, क्या होती है? स्थायी पूंजी। और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। दूसरी कौन सी? कार्यशील। तो स्थायी पूंजी वो पूंजी होती है जिसको एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि स्थायी पूंजी वे पूंजी होती हैं जिनको एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि भाई एक आपके गांव में जो साइबर कैफे वाला है उसने कंप्यूटर खरीदा है। उसने क्या क्या खरीदा है? कंप्यूटर खरीदा है। और जब कंप्यूटर खरीदा क्या करता है? उस कंप्यूटर का इस्तेमाल वो सालों साल करता रहता है। करता है कि नहीं करता है? ठीक है ना। उसने कंप्यूटर जो खरीदा है उसका इस्तेमाल वो लंबे समय तक करता है। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे कि आपके गांव में क्या है, दूसरा व्यक्ति है, जैसे कि कोई चीज़ आपके गांव में गुड़ का निर्माण हो रहा है ना। गुड़ का निर्माण हो रहा है तो गुड़ के लिए गन्ना चाहिए कि नहीं चाहिए? गुड़ के लिए क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। और गन्ना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? हर एक समय गन्ना खरीद कर गुड़ बनाना पड़ेगा, यानी पैसे की जरूरत हर समय, यानी हर समय पड़ेगी। कच्चे माल, गन्ना क्या है उसके लिए? कच्चा माल है। जब भी उसको गन्ना बनाना होगा तब भी उसको कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी, यानी क्या चाहिए उसको? कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी। चलिए तो थोड़ा सा इसकी बुक में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। समझना है तो समझ गए, ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या होती है कि उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसकी कार्यशील पूंजी क्या होती है? वो हमेशा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको मजदूर को क्या करना है? मजदूर को उसका वेतन देना है। मजदूर को वेतन देना है तो वेतन की जरूरत क्या पड़ेगी? हर महीने देना पड़ेगा उसको। जबकि आप एक बार फैक्ट्री लगा देंगे तो उस फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन लगा देंगे तो मशीन क्या करेगी? हमेशा कार्य करती रहेगी। तो ये क्या है? वेतन जो होता है वो कार्यशील पूंजी है। जबकि फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन लगा दिया हमने, वो क्या करती है? वो लंबे समय तक रहती है। इसका एक और बेहतर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे टेंट वाले होते हैं, है ना। टेंट वाले होते हैं तो टेंट वाले क्या करते हैं? जो जनरेटर होता है उन लोगों का, वो जनरेटर एक बार खरीदते हैं, है ना। जनरेटर हम एक बार खरीद लेते हैं और वो कई सीजन तक चलता रहता है, यानी कई जितना वो लगा लें फिर वो जनरेटर चलता रहता है। लेकिन उसके अंदर जो मजदूर होते हैं, मजदूर काम करने वाले, उन मजदूर को बार बार सैलरी देनी पड़ती है ना। हर एक दिन जिस दिन भी काम करेंगे वो सैलरी देनी पड़ती है। तो क्या होगी? वो जो सैलरी इनको वेतन है, यानी पैसा है, वेजेज है, वो कार्यशील पूंजी के अंदर आ जाता है। जबकि जनरेटर उनके अंदर स्थायी पूंजी के अंदर आ जाता है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया था, यूपीएससी के प्री में पूछा गया सवाल था, इससे जरूरी था ये। अब यहाँ पर देखिए कि स्थायी पूंजी औजार, मशीन और भवन। औजार और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीन और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, यानी मशीनों का, भवनों का इस्तेमाल उत्पादन में लंबे समय तक किया जाता है। यानी जो फैक्ट्री एक बार हमने लगा दिया है वो लंबे समय तक उत्पादन करती रहती है, तो उस जो बोलते हैं स्थायी पूंजी। क्या बोलते हैं उसको? स्थायी पूंजी। लेकिन देखिए कच्चा माल हमेशा खरीदना पड़ता है। कच्चा माल तथा नगद मुद्रा, कच्चा माल तथा नगद मुद्रा, नगद मुद्रा के अंदर क्या जाएगा? वेतन। क्या आ जाएगा? वेतन। और कपड़ा बनाने के लिए क्या बोले थे? कच्चा माल यानी कपास, कपास खरीदेंगे, किसान को पैसा देना पड़ेगा। नगद मुद्रा यानी वेतन देना पड़ेगा। तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग की जाने वाली सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है, जिसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। चलिए बात समझ में आ गया। तो तीसरी आवश्यकता ये थी कार्यशील पूंजी। और चौथी जो आवश्यकता है जिसको बोलते हैं मानव पूंजी। क्या बोलते हैं उसको? मानव पूंजी जरूरी है। ये क्या है? ये सारा चीज़, जैसे आपके पास एक घर है, फैक्ट्री है, मशीन है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, और वही व्यक्ति क्या होता है? मानव पूंजी कहलाता है। क्योंकि ये फैक्ट्री, मशीन की सारी चीज़ों का उपयोग केवल मानव ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो किसी चीज़ को करने के लिए क्षमता है। यानी मानव को किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या जरूरी है? उसके पास ज्ञान है। क्या है? मानव के पास
ज्ञान है, और उस ज्ञान का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, उन सारे चीज़ों का दोहन करता है, यानी इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसीलिए जो चौथी चीज़ है वो आपके लिए जरूरी है, जिसका नाम है मानव पूंजी। ठीक है, चलिए, तो ये जो चार चीज़ें हैं वो क्या है, उत्पादन के कारक हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कारक जो उत्पादन के लिए जरूरी नहीं, जैसे कि सवाल बन सकता है, निम्न में से कौन सा कारक उत्पादन के लिए जरूरी नहीं है। तो आप इन चारों में से छोड़कर कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन, कोई पांचवा ऑप्शन दिया रहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, उत्पादन की कारक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्पादन कारक कौन कौन से हैं, तो उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी तथा साथ साथ में आपको मानव श्रम की भी जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पालमपुर की कहानी फिर से आ गया, तो पालमपुर की कहानी में हम लोग फिर से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पालमपुर गांव है, ये काल्पनिक गांव है, इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं, पेपर में कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे पेपर में कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मैथ के रूप में सवाल होता है कि भूमि को नापने के लिए इकाई हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं, किसका, हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं, और एक हेक्टेयर का मतलब कितना होता है, एक हेक्टेयर इजकल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, एक हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं जब भी आपको कृषि से संबंधित सवाल पूछता है तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आ ही जाते हैं, एक आध सवाल तो मिल ही जाता है। देखिए ये सवाल क्या है ना। अब सवाल ये है कि जो क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, यानी एक सिंगल भूमि है, इस भूमि से क्या हम लोग बहुत सारा चीज़ एक ही समय में बहुत सारी चीज़ पैदावार, इसका पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की फसल बोई जाती है। ठीक है, हमारे देश के अंदर अलग अलग सीजन में अलग अलग समय में अलग अलग तरह की फसल बोई जाती है। अब देखिए अलग सीजन यानी मौसम बोल सकते हैं उसको, समय में अलग अलग तरह की फसल बोई जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन से सीजन में कैसी फसल बोई जाती है। तो आपने जब भी पढ़े होंगे कृषि के बारे में तो दो तरह का फसल का नाम सुना होगा, एक होता है रबी की फसल, क्या हो सकता है, रबी की फसल, रबी फसल, और दूसरी फसल आपने सुना होगा खरीफ की फसल, और ये दोनों ही जरूरी है, खरीफ फसल। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो यहाँ गैप बन रहा है, इस गैप के अंदर भी एक फसल बोई जाती है, इसको बोलते हैं जायद की फसल। क्या बोलते हैं इसको, जायद फसल। तो एक एक करके इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं, ये है क्या चीज़, ये सीजन, इन सीजन में किस तरह की खेती होती है। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन तीनों में से। तो अब देखिए हमारे पास ध्यान से चीज़ें देख लीजिए। अब सबसे पहले बोले थे कि खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल कौन सी फसल होती है, खरीफ की फसल याद रखेंगे कि जो फसल मई जून में बोई जाएगी, जो फसल मई जून में बोई जाएगी, बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि जो खरीफ की फसल होती है वो मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, तो ऐसी फसल को बोलते हैं खरीफ की फसल। और इस फसल के अंदर जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो धान आता है। क्या आता है, धान। धान की खेती जो होती है वो खरीफ की फसल की खेती है। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्या है, धान जो होता है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, धान के साथ आ गया बाजरा, क्या आ गया, बाजरा, ज्वार। ठीक है, ये जो सारी फसल है ये क्या है, खरीफ की फसल है। लेकिन इसका दूसरा जो पार्ट क्या था, दूसरा भाग क्या था हम लोग का, कि दूसरा जो है वो रबी की फसल है। कौन सी फसल, रबी। अब रबी की फसल क्या होती है, ध्यान से देखिए, रबी की फसल के अंदर वे फसल जो
नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब समझिए, देखिए कि रबी की फसल वो फसल है जिसको दिसंबर में बोया जाता है। किसमें बोया जाता है? नवंबर दिसंबर में बोया जाता है ना। और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। किसमें काट लिया जाता है? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो ऐसी फसल को बोलते हैं रबी की फसल। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फसल जो होती है उसका नाम होता है गेहूं। क्या होता है? गेहूं। अभी जो फसल काट रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है, अब इस फसल में देखेंगे अब गेहूं काटा जा रहा है। गेहूं के साथ चना काटा जा रहा है। चना, मसूर का जो दाल होता है वो मसूर, है ना। चना, गेहूं, मसूर, ये सारी जो फसलें हैं वो क्या है? रबी की फसल है। क्या है? रबी की फसल है। बात समझ में आ गया? चलिए अभी देखिए ध्यान से थोड़ा सा कि यहाँ पर बोले हैं, याद रखेंगे, जो जो समय याद रखेंगे कि हमने बोला था कि मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है। दूसरा बोला था कि नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसमें क्या हो गया कि अभी जो अप्रैल का जो सब महीना है, अप्रैल और मई और जून, ये 3 महीना जो होता है, इसके अंदर देखेंगे तो एक और फसल बोई जाती है जिसका नाम होता है जायद की फसल। क्या बोलते हैं इसको? जायद की फसल। ये होती है जायद की फसल। जायद फसल। अब इस जायद फसल में क्या होता है कि जो भी अभी अभी देखेंगे सीजन में जो चल रहा है, ककड़ी चल रहा है। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, जो इस तरह का फसल होता है ना, इन सबको बोलते हैं जायद की फसल। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इनको उत्पादित करने में पानी की मात्रा कम लगती है, लेकिन इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अब इन फसल को जायद की फसल बोलते हैं। तो याद रखेंगे कौन कौन सी फसल होगी? तो ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, और भी जो चीज़ और भी फसलें हैं जो इस सीजन में बोई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपको जायद की फसल कहलाती हैं। और इनको अप्रैल मई जून में बोया जाता है और इसी समय में इनको काट भी लिया जाता है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो इस पेज पर देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि एक खेत में, एक खेती के अंदर, एक भूमि पर पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अलग अलग सीजन, अलग अलग समय में क्या कर सकते हैं? अलग अलग फसलें बो सकते हैं, है ना। फसल क्या बो सकते हैं? अलग अलग फसल बो सकते हैं। और इसी को एक ही खेत पर एक साल में एक फसल से ज़्यादा फसल उगाने से उसको बोलते हैं बहुविध प्रणाली। यानी एक खेत है, यहाँ समझ लीजिए, ये खेत है, इस खेत पर एक साल में एक से अधिक फसल उगाने की बात, यानी एक साल में एक से अधिक फसल उगाने की प्रणाली को बहुविध प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि एक साल में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रणाली को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं। अब इसमें देखिए कि और आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो था वो बता दिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था ये बता दिए हम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था बहुविध प्रणाली फसल, तो ये इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। अगला देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। जितने भी इसके अंदर डाटा दिए जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। चार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए।
चार्ट डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पालमपुर का नहीं होगा, पूरे देश का दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 1950 से लेकर 51 में भारत का जुताई क्षेत्र, जुताई का मतलब जिस पर खेती किया जाता था, वो है 132 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन उसके बाद देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है और 2000 में देखिए कि 200 के करीब पहुँच गया है, 200 के करीब पहुँच गया है। तो यहाँ देख लीजिए, ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि 1951-50 में देखिए 132 था, उसे लगातार बढ़ते 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 और ये 200 के करीब पहुंच चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इस चैप्टर के अंदर क्या जरूरी है। अब देखिए कि यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब भी पेपर की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, क्या होता है कि हमने पढ़ते हैं हरित क्रांति। क्या पढ़ते हैं? हरित क्रांति। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? हरित क्रांति। तो ये हरित क्रांति जो है वो 1960 के दशक में शुरू किया गया था। किसमें? 1960 के दशक में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ है, तो हम लोग क्या थे, हम लोग पहले पारंपरिक तरीके से खेती करते थे। पारंपरिक तरीके से खेती करने का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते थे कि हल से जोतते थे खेत को, है ना, पुराने बीज बोते थे, नहर से सिंचाई करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने नए तरीके से खेती करना शुरू किया, है ना, नए तरीके से खेती करना शुरू किया। इसमें क्या किया हमने? नए तरीके से। और इस नए तरीके में क्या किया हमने? देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चार्ट के ऊपर समझाया गया है। ये जो पूरा का पूरा फिगर है ये वाला, इसमें समझाया गया है कि इसमें हमने क्या क्या, हरित क्रांति में कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करके ज़्यादा मात्रा में फसल उगाया हमने। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले क्या किया कि हमें बीजों की क्वालिटी में सुधार किया। क्या किया हमने? उच्च बीज, अधिक उपज वाले बीज का निर्माण किया हमने। उसके बाद जो हम लोग पहले खेती के अंदर उर्वरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अब क्या कर देंगे? उर्वरक का भी इस्तेमाल करेंगे। कीटनाशक का हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसका? कीटनाशक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगला है, और कीटनाशक के साथ क्या होना कि एक चीज़ हुई, सिंचाई की व्यवस्था अच्छा किया गया है, जिसमें नहरों का निर्माण किया गया, नए नए पंप सेट लाए गए, बिजली घर बनाए गए, बांध बनाए गए, ताकि समय पर पानी का प्रबंधन किया जा सके। बांध से क्या होगा? बांध से ये हो सकता है कि पानी का प्रबंधन सही से किया जाएगा, दूसरा बिजली के उत्पादन भी हो जाएगा। जैसे बांध बनाते हैं, बांध के पीछे बड़ा सा पानी का स्टोर होता है, और जब सूखा पड़ जाता है तो इस बांध के अंदर से पानी को हम लोग छोड़कर फिर खेतों में उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये चार चीज़ देखिए, नहरें, पंप सेट भी इस्तेमाल किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रांतिकारी जो डिसीजन था, वो था हमारे लिए कृषि यंत्र, है ना, कृषि यंत्र। ट्रैक्टर का इस्तेमाल हुआ। इससे क्या हुआ कि जुताई क्षेत्र बढ़ना शुरू हो गया। जुताई क्षेत्र क्या हुआ? बढ़ना शुरू हो गया। और एक साल में हमने एक खेत पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने उसके अंदर सुधार किया। और सुधार करने पर आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर अनाज का उत्पादन भी लगातार बढ़ने लगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट, जैसे कि पालमपुर की कहानी से बताया कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये देखिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि जो हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, एक मिनट याद रखिए कि हरित क्रांति जो सबसे फायदा हुआ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में हो गया था, है ना। आपसे सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किन राज्यों पर पड़ा था, तो याद रखेंगे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। सवाल क्या बन सकता है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के किन क्षेत्रों में देखा गया, तो आप क्या लिखेंगे? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। बात समझ आ गया? चलिए आज हम लोग इतना ही, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब और व्यूज से ही हमारा मोटिवेशन होता है और हम लोग आगे बढ़ने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चलिए धन्यवाद, आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।